जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हमारे सिलेबस में लगे हुए संस्कृत के एक महाकवि दंडी जी का सामान्य परिचय देखेंगे। इसके पहले हमने महाकवि भामा जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप चैनल में विजिट कीजिए। बीए फोर्थ सेमेस्टर संस्कृत क्लासेस आपको एक प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप सभी क्लासेस संस्कृत की कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं महाकवि दंडी जी के बारे में। दंडी का अर्थ क्या होता है? दंड धारण करने वाले सन्यासी का रूढ़ार्थ। क्या अर्थ होता है? दंड धारण करने वाले सन्यासी का रूढ़ार्थ होता है। किसका अर्थ? दंडी का। दंडी जो है हमारे आचार्य महाकवि जी दंडी जी संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके जीवन के संबंध में प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव है, मतलब इनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें 7वीं सदी के उत्तरार्ध या 8वीं सदी के प्रारंभ का मानते हैं। तो कुछ विद्वान का कहना है कि इनका जन्म 550 और 650 ईस्वी के मध्य मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का इनके जन्म के बारे में अलग अलग कहना है। आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे दंडी जी का रचना काल क्या था। उन्होंने रचना किस समय पे किया हुआ था, दंडी कब हुए, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, यह प्रश्न अब भी विवादास्पद है। दक्षिण भारत में उपलब्ध अवंति सुंदरी कथा और अवंति सुंदरी कथा सार, इन दोनों के आधार पर उनके जीवन के विषय में इतना ही ज्ञात हो सका है कि दंडी के प्रपितामह दामोदर पंडित थे। उनके प्रपितामह कौन थे? दामोदर पंडित थे। किसके? दंडी जी के। वे कदाचित भारवी के मित्र थे। किसके मित्र थे? भारवी के मित्र थे। तथा उन्हीं की सहायता से चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के निकट पहुंचे थे। किसकी सहायता से? भारवी जी की सहायता से वह चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के निकट पहुंच सके थे। भारवी की चौथी पीढ़ी में दंडी का जन्म हुआ था। भारवी जी की चौथी पीढ़ी जब हुई थी तो दंडी जी का जन्म हुआ था। कांची नरेश के आश्रय में इनका जीवन व्यतीत हुआ। सुबंधु, दंडी और बाण तीनों ही 550 ईस्वी और 650 ईस्वी के बीच उत्पन्न हुए थे। इन लोगों के मत से अवंति सुंदरी कथा या कथासार को दृढ़ प्रमाणाभाव के कारण दंडीकृत मानने की आपत्ति है। मतलब इसके जो एकदम दृढ़ मतलब अच्छा प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे दंडीकृत मानने में आपत्ति माना जाता है। आगे हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है, मतलब इसमें हम देखेंगे कि दंडी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। किंवदंती और सुभाषित के अनुसार दंडी की 3 रचनाएं विस्तृत बताई गई हैं। प्रथम रचना कौन सी है? काव्यादर्श। और दूसरी कौन सी है? 10 कुमार रचित। यह जो है बहुत ज़्यादा उनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? 10 कुमार रचित। इन्होंने 10 कुमारों के बारे में, 10 राजकुमारों के बारे में इसमें बताया हुआ है। काव्यादर्श उस प्रौढ़ावस्था की रचना है जब दंडी का शास्त्रीय वैदुष्य परिपक्व हो गया था। अतः इन दोनों कृतियों को दंडी रचित मानने में अधिकतर विद्वानों कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होती है, कोई भी आपत्ति नहीं होती है। परंतु किसी कृति का निर्धारण अब तक विवादास्पद है। तीसरी जो इनकी कृति है उसके लिए विवादास्पद है उनकी बात। कौन सी? तीसरी कृति का निर्धारण अब तक विवादास्पद है। पिरोल के मत में शूद्रक रचित कहा जाने वाला मृच्छकटिक ही दंडी की तृतीय रचना है। इसका एक आधार काव्यादर्श में बिना किसी नाम के मृच्छकटिक की एक पंक्ति का उद्धरण है। दूसरा कारण है कि मृच्छकटिक और 10 कुमार रचित दोनों में चित्रित समाज, उनके पात्रों के चरित्र चित्रण में अत्यधिक साम्य। प्रथम कारण कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। अवंति सुंदरी कथा को जो अपूर्ण गद्य काव्य है, अब अनेक विद्वान 10 कुमार रचित की कथाओं के साम्य पर दंडी की तृतीय रचना मानने लगे हैं। किसे? अवंति सुंदरी कथा को। अवंति सुंदरी कथा को 10 कुमार रचित की खोई हुई पूर्व पीठिका मानने लगे हैं। 10 कुमार रचित संस्कृत के 3 प्रसिद्ध वासवदत्ता, कादम्बरी 10 कुमार रचित गद्य काव्यों में एक महत्वपूर्ण काव्य प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। कौन कौन से में? वासवदत्ता और कादम्बरी और 10 कुमार रचित। इन तीनों में से
दस कुमार रचित को सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कृति मानी जाती है किसकी? महाकवि दंडी जी की। यह थे महाकवि दंडी जी का जीवन परिचय जो हमने आपको समझाया। इससे पहले महाकवि भामा जी का बताया था। आगे सभी हमारे संस्कृत में सिलेबस में लगे हुए महाकवियों के बारे में आपको बताया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।